आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कक्षा 10वीं से महत्वपूर्ण टॉपिक धातु और अधातु। अगर देखा जाए तो यह टॉपिक जो है हमारे जीवन के लिए या फिर अन्य किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वजह से मैं इसे मेन विशेष पर्पस तो हाई स्कूल के रह गया है, लेकिन यह अन्य कड़ियां भी इसमें सबमिट कर रहा हूं, जिसके कारण ये अन्य एग्जामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और आपको बारी बारी से इनसे संबंधित घटनाएं देखते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु, धातु, अधातु और ये उपधातु, मेटल, नॉन मेटल एंड। चलिए देखते हैं हम लोग। तो धातु क्या है या धातु अधातु क्या है, उपधातु क्या है, आज के टॉपिक में इन सब से संबंधित घटनाएं देखेंगे। धातुओं पर क्रियाएं, अधातुओं से क्रियाएं, उपधातुओं से क्रियाएं या दैनिक जीवन में हमारे इनके महत्वपूर्ण उपयोगिता, कुछ इसी तरीके से चलते हुए इनके रासायनिक उपयोग या रासायनिक गुणधर्म आदि ढेर सारे गुणों को जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्टअप करते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करें कि यहाँ पे देखें कि तत्व है क्या चीज। तत्व, तत्व किसे कहते हैं? एलिमेंट। तत्व है क्या चीज? कोई भी सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण, कोई सूक्ष्मतम कण ले लीजिए जिससे पदार्थ बनकर तैयार होता है या पदार्थ निर्मित हो रहा है। ऐसे सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ उत्पत्ति हो, पदार्थ की उत्पत्ति की जा रही है, उसे हम किस नाम से जानेंगे? एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने पदार्थों को ही, जिन सूक्ष्मतम कणों से पदार्थ बनते हैं, उन सूक्ष्मतम कणों को ही हम किस नाम से जानेंगे? एलिमेंट्स कहते हैं। वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। वर्तमान में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से प्रकृति में 94 तत्व देखने को मिलेगा आपको। अभी तक इससे पहले 92 था, लेकिन अब क्या है कि देखा जाए तो 94 रिसर्च कर दिया गया है। तो और कृत्रिम तत्व कितने हैं? शेष कृत्रिम तत्व में आ जाएंगे आपके 24 तत्व आ जाएंगे। 118 तत्व कुल खोजे गए हैं और कुल उन्हीं में से प्रकृति में जो नेचर में उपस्थित है वो 94 तत्व हैं और कृत्रिम में हमारे पास कितने हो जाएंगे? आपके 24 तत्व हो जाएंगे। क्लियर है? अब इन्हीं तत्वों के विशेष रासायनिक और गुणधर्म में समानता और असमानता या प्राप्ति के लिए या किसी भी उपयोगिता के आधार पर इन 118 तत्वों को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। 118 तत्वों के इन 118 तत्वों को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। वो कौन से हैं? ये आ जाएगा आपका धातु, दूसरा नंबर बन जाएगा आपका अधातु,
तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका उपधातु। उपधातु, ये उपधातु हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसी कड़ी के बारी बारी से इनकी चर्चाएं करते हैं जो हमारा टॉपिक है। तो पहले नंबर पे आता है आपका पहले नंबर पे हम देखेंगे कि धातु। धातु है क्या चीज? मेटल। धातु किसे कहेंगे? कोई भी ऐसा तत्व ले लीजिए जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो जाए, या फिर कह लीजिए विद्युत और ऊष्मा ऊष्मा का सुचालक या फिर इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, बनाने की प्रवृत्ति रखता है। धन आयन बनाने की क्या रखता है? प्रवृत्ति रखता है। तो विद्युत या ऊष्मा का क्या हो जाए? सुचालक हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रख रहा, तो वो उसे हम किस नाम से जानेंगे? धातु कहते हैं। एग्जाम्पल के तहत अगर देखा जाए तो हमारे पास जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, एयू हो गया, इस तरह से आदि ये धातुएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी, सोना आदि, लोहा, ये सब क्या है? ये धातुएं हैं। ये अपने ये विद्युत और ऊष्मा के या तो सुचालक हैं, या फिर ये क्या करेंगे? अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रख लेंगे। तो ऐसे तत्व किस नाम से जाने जाएंगे? आपके धातु कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए Ag, Au, Pt, प्लेटिनम यानी कि चांदी, सिल्वर, गोल्ड, Au, और प्लेटिनम ये क्या है? उत्कृष्ट धातुओं के नाम से जाने जाएंगे। उत्कृष्ट धातुएं हैं। आपसे क्वेश्चन उठा लेता है, कहेगा कि निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट धातुएं हैं? निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट धातुएं हैं? तो इनमें से 3 ऐसी धातुएं दे देगा जो उत्कृष्ट धातुएं नहीं होंगी, और एक धातु इन तीनों में से दे देगा, और बता सकते हैं इनमें से कौन सी उत्कृष्ट धातुएं हैं। और फिर दोबारा इसी तरह से फिर से प्रश्न उठा सकते हैं, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट धातु नहीं है? तो निम्न में से क्यों कौन सी? इन तीनों को दे दिया और फिर अन्य एक कोई दे दिया, तो हम उसको चॉइस कर लेंगे। इस तरीके से प्रश्न आपको बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिथियम, सोडियम और ये पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और ये पोटेशियम क्षारीय धातुएं हैं। क्षारीय धातुएं हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कैसी धातुएं देखने को आपको मिलेगी? ये क्षारीय धातुएं हैं। ठीक है, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम और ये कैल्शियम कैसी धातुएं हैं? आपको क्षारीय मृदा धातुएं हैं। क्षारीय मृदा धातुएं हैं। ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं। ये आपकी क्षारीय धातुएं हैं, और ये क्या है? क्षारीय मृदा धातुएं हैं। ठीक है, अब यहीं पे आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सबसे आपसे प्रश्न उठता है, सबसे हल्की धातु सबसे हल्की धातु आपको देखने को मिलेगा कौन सी? लिथियम हो जाए। ठीक है, लिथियम हो जाएगी आपकी लिथियम।
इसका परमाणु क्रमांक 3 हो जाएगा आपका। सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु आपको क्या देखने को मिलेगा? आपका ओस्मियम। ओस्मियम, ऑस्मियम ऐसे लिखा जाता है, ऑस्मियम। ये सबसे भारी धातु में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु कौन सी हो जाएगी? टंगस्टन हो जाएगी, टंगस्टन। सबसे कठोर धातुओं में अगर देखा जाए तो कौन सी देखने को मिलेगा आपको? ये टंगस्टन धातु मिल जाएगी। ठीक है, चलिए और यहीं पे अगर देखा जाए तो सबसे मतलब मुलायम धातु या सॉफ्ट धातु कह लीजिए, मुलायम, ये धातु देखी जाए तो कौन सी हो जाएगी आपकी? अब इसके तहत अगर तो कुछ मतलब एक सीरीज नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे धातु है, जैसे आपके गैलियम हो जाए और Hg हो जाए, ये सब क्या ऐसे हैं, एक लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। तो कठोरता इसके लिए क्या है कि हम स्पष्ट तरीके से नहीं कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, अब हम देखेंगे धातुओं के भौतिक गुणों से संबंधित बातें। ठीक है, ये धातुओं के भौतिक गुण है, किसी जिस विशेष गुणधर्मों को इनको अलग किया गया है, उन्हीं गुणधर्मों में दो गुणधर्म आते हैं, एक भौतिक गुण आता है और एक रासायनिक गुण आता है। तो भौतिक गुण क्या, भौतिक गुण और रासायनिक गुण धातुओं में क्या है, ये हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहले नंबर पे देखते हैं, धातुएं कठोर होती हैं। चलिए ये पहला आपका पॉइंट है कि धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। ठीक, धातुएं कैसी होंगी आपकी? कठोर होती हैं। तो चलिए देखें, अगर देखा जाए तो समानतः धातुएं पूर्ण रूप से कठोर होती हैं, इन्हें हम कंप्रेस या दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे गुब्बारा है, उस गुब्बारे को क्या करें हम, एक दोनों हाथों से या किसी भी तरीके से हम दबाना चाहें तो वो पुश हो जाएगा, दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा उसकी वायु। लेकिन हम अगर धातुओं को अगर दबाना चाहें तो धातुओं को हम दबा नहीं सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अपवाद में इसमें आपका मिल जाएगा, आपका अपवाद। अपवाद अभी बताया था ना, ये गैलियम है, पारा, Hg मरकरी है। तो ये ऐसी धातुएं हैं जो हम सामान्य ताप दाब पर द्रव अवस्था में देखेंगे। अगर कमरे का टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर पे इन धातुओं को हम द्रव अवस्था में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट क्या है, धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है। ठीक, अभी इससे पहले बताया था सबसे कठोर धातु क्या है। ठीक, और सबसे कम कठोरता की मृदु धातुओं में कहा जाए तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब धातुएं कैसी हैं? मृदु धातुएं में आ जाएंगी, मृदु धातुएं होती हैं। मृदु धातुओं यानी कि इन्हें आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। जिस तरीके से हम अपने घर में सब्जी काट रहे होते हैं, सब्जियों में जैसे पनीर हो गया या अन्य कोई वस्तु है, अन्य कोई सब्जी लाए हैं, उसको काटते हैं चाकुओं से, तो हम ठीक उसी तरीके से सोडियम और पोटेशियम को आसानी से हम काट सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आएगा चमक। चमक धातुओं में धात्विक चमक होती है, यानी कि धातुएं कोई भी ले लीजिए, वो कैसी होती हैं? आपकी चमकदार होती हैं। ठीक, चमकदार, जैसे मान लीजिए
कितनी भी कोई भी वस्तु है उसको लाएंगे हमारे धीरे रख देंगे तो वो पुरानी दिखने लगेगी, किसी भी तरीके से पुरानी दिखने लगेगी। वहीं पे धातु को ला करके रख दीजिए, ऊपर की लेयर आपको पुरानी दिखने लगेगी, लेकिन जैसे ही हम उसे काटेंगे, ठीक है, या फिर उसे किसी किसी ऐसे प्लेस पर घस दीजिए, तो घसने के बाद जो उसमें चमक दिखेगी वो आपको प्रदर्शित हो जाएगी कि हाँ ये इसमें चमक है। तो कहीं भी है एकदम नई दिखने लगेगी। काट दीजिए या घस दीजिए किसी भी प्लेस से, वो कैसी हो जाएगी आपकी, चमकदार हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अपवाद में अगर देखा जाए, अपवाद अपवाद कुछ ऐसी अधातुएं हैं, जैसे आयोडीन हो गया, आयोडीन हो गया, कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट आदि, ये सब कैसे हैं, चमकदार अधातुएं भी है, ठीक है, चमकदार अधातुओं में इन लोगों को देखा जाता है। तो इन्हीं धातुओं में चमक, धात्विक जो चमक के कारण ही हम इसे आभूषण बनाने में, आभूषण आभूषण बनाने में प्रयोग करते हैं, बनाने में, ठीक है, सजावटी सामान बनाने में, सामान बनाने में आदि, इस तरीके का इस्तेमाल हम इन धातुओं को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनकी धात्विक चमकता को देखते हुए इन लोगों का इस्तेमाल आभूषण यानी ज्वेलरी वगैरह होते हैं उनका बनाने में हम किसका इस्तेमाल कर देते हैं, यही धातुओं में, जैसे सोना से बना लिया है, चांदी से बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके के आभूषण है। अन्य बर्तन बनाने के लिए ले लिया जाता है, कॉपर वगैरह, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब धात्विक चमक के बाद देखते हैं हम विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक। तीसरे नंबर पे देखेंगे विद्युत और ऊष्मा के सुचालक, सुचालक। चलिए देखें, धातुएं विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि कोई भी पदार्थ विद्युत का सुचालक क्यों होता है, तो सीधा बताइए, उस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। कोई भी पदार्थ है अगर उसमें विद्युत का वो सुचालक है, तो उसमें कौन सी बातें देखने को मिलेगी आपको, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो धातुएं में ऐसे गुण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सबसे सुचालक जो धातु है आपकी देखने को मिलेगी, वो कौन सी हो जाएगी, ये चांदी हो जाएगी, ठीक है। सिल्वर जो है आपकी सुचालक धातुओं में आ जाएगी, ठीक है। सिल्वर, फिर आ जाएगा आपका क्या, कॉपर आ जाएगा, ये कॉपर देखने को मिलेगा। फिर आपका मिल जाएगा एल्युमिनियम भी देखने को कहीं मिल जाएगा, लेकिन कॉपर से पहले सोना भी हो जाएगा। कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये अगर इन तीनों वस्तुओं में अगर देखा जाए तो सबसे सुचालक जो धातु है वो कौन सी देखने को मिलेगी आपको, Ag। फिर उसके बाद कॉपर हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी आपका, एल्युमिनियम हो जाएगी, एल्युमिनियम देखने को मिल जाएगा। चलिए अगर अब यहीं पे आप देखें तो सबसे मतलब कि सुचालक में चांदी दे दीजिए, लेकिन ऐसी अपवाद में आपको देखने को मिलेगा, अपवाद 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 में क्या है आपका, टंगस्टन ले लीजिए, जैसे टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन हो गया, मरकरी हो गया, मरकरी हो गया, मरकरी ले लीजिए, और एक आप ले लीजिए लेड, ठीक है, लेड, ये सब क्या है, कुचालक धातुओं के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। टंगस्टन, मरकरी, लेड, ये सब किसमें देखने को आपको मिलेगा, कुचालक धातुओं में मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे की ओर बढ़ता हूं मैं।
हाँ, चलिए अब हम लोग देखेंगे आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता देखिए, ठीक है। आघात वर्धनीय, पहले तो यहाँ पे जानिए कि आघात वर्धनीयता है क्या चीज, ठीक है। तो वो कोई भी पदार्थ ले लीजिए, जिस पदार्थ को हम पीट पीट करके, आप लोग क्या है, पीट करके क्या चादर के रूप में बना सके। पीट करके क्या है, आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसे पदार्थ हैं, जैसे हमारे कुछ बॉक्स ले लीजिए, ठीक है, बॉक्स हैं और अन्य कोई बर्तन बनाए जाते हैं, तो वो एक चादर टाइप से बनाए जाते हैं, चादर के रूप में ढाल दिया जाता है, उसके बाद फिर हम उसे बना लेते हैं, ठीक। टीन शेड हो गया, वो आपका कैसे एक लेयर चादर के रूप में रहते हैं, उसके बाद फिर फोल्डिंग जिग जैग फोल्डिंग में बना लेते हैं। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे हम पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर सके, वो क्या है, उस पदार्थ के इस गुण को ही हम आघात वर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। आघात वर्धनीय, तो अब यहाँ पे देखिए धातुएं क्या है, ये आघात वर्धनीय धातुएं, ठीक। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, देखने को आपको मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए देखिए, लेकिन अब यहाँ पे देखें सबसे आघात वर्धनीय जो धातु है, सबसे आघात वर्धनीय धातु, आघात वर्धनीय जो धातु है वो कौन सी है, आपका सोना है, ठीक है, Au, ठीक। इस सोने को हम इतना पीट करके पतला कर सकते हैं, लगभग लगभग 0.0001 mm, इतना पतला पीट करके बनाया जा सकता है इसे, सोने को, ठीक है। और उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आ जाएगा आपका ये चांदी हो जाएगा, ठीक। दूसरे पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा कि चांदी है, चांदी भी इसको हम फिर उसके बाद अन्य वस्तुएं आ जाएंगी, ठीक है, एल्युमिनियम वगैरह, ठीक, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब इसके बाद आपके आते चले जाएंगे, ठीक। यहाँ पे ये देखो, हाँ, अपवाद में इसके देखिए, अपवाद में क्या देखने को आपको मिलेगा, अपवाद जिंक वगैरह है, ठीक, जिंक है और गैलियम है, लेड है, पीवी, ठीक है, लेड है, इन सब को हम, इन सब में आघात वर्धनीयता का गुण आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आघात वर्धनीय गुण नहीं होते हैं, क्लियर है, ठीक। क्यों, ये अपने आप में ही द्रवित अवस्था में, ये दोनों सीधे सीधे द्रवित अवस्था में होता है, अब इसको पीटेंगे तो ये टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपवाद में ये देख लीजिए कि, चलिए अब आते हैं अगला पॉइंट, तन्यता। तन्यता, तन्यता है क्या चीज, ठीक है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है, धातुओं में तन्यता का गुण उपस्थित होता है। अब ये तन्यता है क्या चीज, सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने को मिलेगी, तन्यता किसे कहते हैं, ठीक है। तन्यता किसी पदार्थ, किसी भी धातु का वह गुण होता है या पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण हम, कोई भी पदार्थ है जिसके कारण हम उसके खींच करके तार बना सके, ठीक है। हम भाई देखिए, कुछ वस्तुएं हैं जैसे धातुएं हैं, उनका उपयोग भिन्न भिन्न ढंग से भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इस, कहीं तार के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं चादर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं बेलन यानी कि एक सॉलिड बेलन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, बेलन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर अन्य किसी आवश्यक सामग्री के रूप में रॉड के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं,
ठीक है। रॉड छड़ जैसे होते हैं, सरिया है उसको हम छड़ के रूप में इस्तेमाल कर, घर मकान बनाना है, ठीक, तो ये पाइप के रूप में, खोखले बेलन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो पाइप। तो भिन्न भिन्न अपनी आवश्यकताओं के आधार पर इन धातुओं को हम भिन्न भिन्न उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिलेगा कि तन्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण हम उसे तार के रूप में खींचकर तार में बना सके, तार के रूप में परिवर्तित कर सके, तो उसे हम, उस गुण को हम किस नाम से जानेंगे? तन्यता कहते हैं। तो धातुओं में ये गुण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो धातुओं में जैसे सबसे तन्य धातु अगर देखा जाए, सबसे तन्य धातु, सबसे तन्य धातु कौन सी है? एयू है, वही सोना, ठीक है। फिर उसके बाद फिर चांदी हो जाएगी, ठीक है। अब इस सोने से, ठीक है, सोने को अगर 1 ग्राम सोना ले लिया जाए, 1 ग्राम सोना, तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लगभग तार बनाई जा सकते हैं। 2 किलोमीटर तार आप 1 किलोग्राम सोने से आराम से बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये चांदी का है, यहाँ पे देखिए चांदी को 0.08 मिलीमीटर व्यास वाला इतना पतला तार आप आराम से बना सकते हैं। क्लियर है? 0.08 ठीक है, मिलीमीटर व्यास का महीन तार आप आराम से इसको बना सकते हैं। अपवाद में यहाँ फिर से आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे जिंक ले लीजिए, ठीक है, जिंक है, अब इसे तार के रूप में हम खींच ही नहीं सकते हैं, ठीक, ये धातु जरूर है लेकिन हम तार के रूप में इसे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और मरकरी ले लीजिए, ये द्रव अवस्था में खुद ही रहता है, तो अब इसे हम खींचना संभव नहीं है, ठीक है। मरकरी हो गया, और भी आपका गैलियम हो गया, ये लोग द्रव अवस्था में होते हैं, इस वजह से इन लोगों को क्या है, ये दोनों द्रव अवस्था में रहेगा समानता पर, बाकी ये द्रवित नहीं रहता है, तो ये सब अपवाद में आते हैं, इनमें तन्यता का गुण आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अगला गुण जो है गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक, ठीक है। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। आप कहीं भी देखें तो कोई भी धातु है उसको गलाएंगे या उसे क्वथन वाष्पित करना चाहेंगे तो हमारा उसका क्या है, बहुत अधिक टेम्परेचर देने की आवश्यकता होगी, तब जाकर के ये लोग क्या है, गलेंगे या फिर क्वथित होंगे, ठीक है। लेकिन यहीं पे फिर से वही चीज एक्सेप्शन में आ जाता है, ठीक। ये लोग यहाँ गैलियम और मरकरी, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, दोनों ही का कम होता है, उच्च नहीं बल्कि निम्न हो जाता है, ठीक। ये लगभग कम, बताया ना कि कमरे के ताप पे ही ये अपने किस अवस्था में देखने को मिल जाएंगे आपके, द्रव अवस्था में, ठीक है। तो इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होगा, निम्न हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आते हैं हम अगला, ये घनत्व, ठीक, घनत्व देखेंगे। घनत्व, तो धातुओं के घनत्व भी उच्च होते हैं, ठीक है। घनत्व से मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक ये वर्ड जो आया है कि घनत्व, पहले इस पे गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, ठीक, यहाँ पे ये जान लें, उसके बाद फिर घनत्व जानेंगे, ठीक। तो ये गलनांक है क्या चीज, किसी भी कोई भी वस्तु, ठीक है, ठोस अवस्था से जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना प्रारंभ कर दे, उस ताप को ही हम किस नाम से जानेंगे, गलनांक कहते हैं, ठीक है। और जिस ताप पर कोई वस्तु, ठीक है, या पदार्थ ले लिए वाष्प रूप में बदलना स्टार्ट कर दे, वो क्या कहलाएगा, उसका क्वथनांक कहलाएगा, ठीक है। तो घनत्व तो क्या होता है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा
उसका घनत्व क्या लगेगी। अर्थात यहाँ पे किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के आयतन के अनुपात को ही हम किस नाम से जानेंगे, घनत्व कहते हैं। कोई भी वस्तु है उसमें उस वस्तु में उस लगे पदार्थ का द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी किलोग्राम जो द्रव्यमान होता है, केजी में मापते हैं, तो वो और उस वस्तु का जो आयतन होगा उस अनुपात को ही हम किस नाम से जानेंगे, घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए घनत्व जो है, धातुओं का घनत्व उच्च होता है। ठीक, धातुओं का जो घनत्व देखने को मिलेगा वह उच्च होगा। यहाँ पे जो अभी हल्की धातु आपने बताया ना कि हल्की धातुओं में आपकी कौन सी आ जाएगी, लिथियम आ जाएगी। ठीक है, और सबसे भारी धातु अगर देखे जाए तो ओस्मियम है, यही बताया था ना, ओस्मियम। ये लिथियम आपका सबसे हल्की धातु है और ओस्मियम क्या हो जाएगी, सबसे भारी धातु। ये ओस्मियम जो है आपका सोने के घनत्व से दोगुना घनत्व रखती है। सोना का जितना घनत्व होता है उसके घनत्व से दोगुना घनत्व की होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ घनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अपवाद में फिर से यहाँ पे होता है, कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक है, घनत्व आपका कम देखने को मिलेगा, जैसे आप ले लीजिए सोडियम ले लीजिए और पोटेशियम ले लीजिए, इन धातुओं का घनत्व कम होता है, ये मृदु धातुओं के तहत आ जाती है, सॉफ्ट होती है कहने का मतलब। ठीक है, अब आते हैं हम भंगुरता की ओर आते हैं। ठीक है, भंगुरता देखेंगे कि भंगुरता है क्या चीज, चलिए देखते हैं। भंगुरता, भंगुरता, भंगुरता है क्या चीज, किसी पदार्थ का वह गुण जिसे मतलब किसी एक दृढ़ पिंड से पटकने पर वह बिखर जाए, अर्थात चूर चूर हो जाए। ठीक है, वह उस पदार्थ का क्या होता है, भंगुरता होती है। ठीक है, तो भंगुरता जो है धातुएं भंगुर नहीं होती। ठीक है, जैसे लोहा ले लीजिए आप, लोहे को किसी भी दीवार से पटक दीजिए या जमीन से स्ट्रांग जगह पे, सॉलिड जगह पे पटक देंगे, वो बिखरेगा नहीं कि बिखर जाएगा, नहीं बिखरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे धातुएं भंगुर नहीं होती, लेकिन फिर वही एक्सेप्शन में हो गया आपका, जैसे जिंक है, ये भंगुर धातु में आ जाएगी आपकी। जिंक कौन सी धातु के तहत देखने को मिल जाएगी आपको, भंगुर धातु में आ जाएगी। ठीक है, जिंक में भंगुरता का गुण उपस्थित होता है। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट जो देखने को मिलेगा आपका, ध्वनि मिलेगा, ध्वनि। ठीक, ध्वनि कोई भी धातु है अगर उसको हम ठोकें, ठीक, तो उससे हमें एक आवाज निकलेगी। ठीक है, यानी कि धातुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, किसी भी धातु को अगर कोई वस्तु से हम ठोका जाए, ठीक, पीटा जाए उसको, तो उससे क्या आवाज निकल रही होती है। अभी इससे पहले हम लोगों ने आघातवर्धनीयता पढ़ा ना, चैप्टर आघातवर्धनीयता, तो जब आघातवर्धनीयता के रूप में हम कर रहे होते हैं, उसे चादर के रूप में बदल रहे होते हैं, तो उसको किसी हथौड़ी से ही पीटा जाता है। तो जब हथौड़ी से पीटा जाता है तो वह आवाज करती है। ठीक, आवाज करती है ना। कभी बचपन में आप लोग सुने होंगे, उसमें ट्रेन की पटरी पे गए होंगे तो कान लगाकर सुने होंगे कि हाँ ट्रेन आ रही है कि नहीं, कुछ इस तरीके का। ठीक, ये आपका क्या है, या फिर अन्य खेल खेले होंगे, तो चलिए ये धातुएं में ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, चलिए वहां पे, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे विलेयता, 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 विलेयता से मतलब क्या हुआ, क्या ये द्रव में विलेय होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो धातुएं द्रव में विलेय नहीं होती। ठीक है, धातुओं में विलेयता का गुण नहीं होता है, धातुएं अविलेय होती है। क्लियर हुआ, तो ये था आपका धातुओं के भौतिक गुण। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं
कि धातुओं के भौतिक गुणों के बाद आता है आपका रासायनिक गुण। ठीक, धातुओं का रासायनिक गुण, धातुओं का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं का रासायनिक गुण। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं हम। रासायनिक गुणों से मतलब ये हुआ कि धातुओं को अगर हम किसी अन्य वस्तु के साथ मिलाएं या क्रिया कराएं तो किसी नए गुणधर्म वाले नए प्रकृति के नए पदार्थ का उत्पन्न होना। तो यहाँ पे कुछ ही धातुएं हैं जो नए गुणधर्म जनरेट करेंगी, अन्यथा कुछ नहीं उत्पन्न करेंगे। जैसे उत्कृष्ट धातुएं होती है, ठीक है, उत्कृष्ट धातुएं, तो ये क्रिया नहीं कर रही होती है, इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उत्कृष्ट धातुओं को हम क्रिया कराना चाहें तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जो क्रिया करती हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करें, कोई भी धातु को ऑक्सीजन से क्रिया करा दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन, धातु को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका। ठीक है, धातु को ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर हमारे पास धात्विक ऑक्साइड बनेगा, धात्विक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। ठीक, हम रटेंगे नहीं, इस तरह से याद रखेंगे, पॉइंट को याद रखें कि धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा आपका, धात्विक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी धातु ले लीजिए आप, कोई भी धातु को हम क्रिया करा रहे हैं, मान लीजिए हम क्या ले लें, सोडियम ही ले लेते हैं। अब सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से करा देते हैं तो क्या आ जाएगा, NaO, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Na2H, Na2O, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, हम लोग सूत्र बनाए थे, चलो क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब धातुओं की क्रिया जल से करा देते हैं। दूसरे नंबर पे है, जब धातु की क्रिया हम जल से कराएंगे, तो जल से जब कराएंगे तो ये क्या बनेगा, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनेगा, धात्विक हाइड्रोक्साइड। धात्विक हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखें, मान लीजिए ये सोडियम फिर से ले लेते हैं, सोडियम की क्रिया जल से करा देते हैं, H2O, और इस साथ ही साथ हमारे पास क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये ऊष्मा भी उत्सर्जित हो सकती है, ऊष्मा भी निकल सकती है। ठीक है, तो जैसे देखिए सोडियम की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, जल से करा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बनेगा क्या, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस यानी कि H2, फिर से ये ऊष्मा उत्सर्जित होगी, है ना। सोडियम जब भी जल से करता है तो विस्फोट होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल जाएगा, किसी भी धातु की क्रिया अगर जल से हम करा रहे हैं तो धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, साथ ही साथ ऊष्मा भी, चांस है कि ऊष्मा भी निकलेगी आपकी। ठीक, तो यहाँ पे क्या ये हमारा समीकरण संतुलित है, तो यहाँ पे देख लेते हैं,
यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आपका 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन अपने पास कितना है 2 और ये 1 3 हो गया, तो हाइड्रोजन तो अनबैलेंस दिख रहा है। बाकी यहाँ पे सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है इधर, लेकिन हाइड्रोजन ही हमारा बैलेंस नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 लगाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, और इधर फिर क्या हो गया आपका अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ भी 2 लगा दिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों ओर तो बैलेंस हो गया, और इधर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सोडियम जो है इधर 2 हो गया, और ये इसने इधर कहा कि ये मुझे 2 कर दिए, लेकिन ये फिर क्या है अपना चिल्लाने लगा, और फिर इसे भी हम क्या करें, इसको भी 2 कर देते हैं। इस तरीके से आपको क्या ये रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, चलिए अब हम धातुओं की क्रिया तनु अम्लों से करते हैं, ठीक है। तनु अम्लों से करेंगे तो क्या बनेगा, धातु प्लस तनु अम्ल, तो क्या बनेगा लवण बनेगा, और साथ ही जल बन जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, हाइड्रोजन गैस निकल रही है यहाँ पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। कोई भी अम्ल ले लीजिए, अगर उसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं धातु से, तो क्या बन करके तैयार होगा आपका हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ले लीजिए धातु, कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉपर ही ले लेते हैं। कॉपर की क्रिया किससे करा दे, H2SO4 से, H2SO4। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, CuSO4 हो जाएगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी उत्सर्जित हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल आएगी, ठीक है। अन्य धातुओं में आप क्रिया करा सकते हैं किसी भी तरीके से। सोडियम की क्रिया करा लीजिए आप, यहाँ पे देखिए सोडियम की क्रिया किससे करा देते हैं, HCl से करा देते हैं। अब जब सोडियम की क्रिया HCl से करवाए तो क्या बनेगा आपका NaCl बन जाएगा, प्लस अपना क्या हाइड्रोजन गैस देगा। तो क्या ये संतुलित है, यहाँ पे देखिए ये संतुलित है या नहीं, तो ये तो संतुलित है। अब यह इसकी बारी है, देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ इसे हमें संतुलित करना होगा, तो यहाँ पे 2 लगा दिए, ठीक। तो 2 लगाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन अनबैलेंस हो गया। क्लोरीन सिंगल है यहाँ पे, और यहाँ क्लोरीन 2 है, तो हम यहाँ पे इसको भी डबल करेंगे, तो फिर क्लोरीन यहाँ बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम अनबैलेंस हो गया। यहाँ भी आपको क्या कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका क्या हो गया, जब भी कभी धातु की क्रिया किसी अम्ल से करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। क्लियर है।